प्रथम नाद। साधो प्रथम नाद ओंकार ओंकार। सुरलय राग ताल जाति ठाठ प्रमाण। साधो प्रथम नाद ओंकार ओंकार। नमस्कार मित्रों, स्वरात्मिका द्वारा आयोजित सुर और साज की इस सुरीली महफिल में, जिसका मुख्य आकर्षण एक महत्वपूर्ण पुस्तक का लोकार्पण भी है, मैं विजय शंकर मिश्र आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूँ। खुदा ने खिलखिलाते रंग निहायत चंद ही बनाए हैं, उनमें से सबसे मनमोहक आज हमारी महफिल में आए हैं। उनमें से सबसे मनमोहक आज हमारी महफिल में आए हैं। और घटा की आँख से काजल चुरा के लाया हूँ, घटा की आँख से काजल चुरा के लाया हूँ, गगन के छोर से बादल चुरा के लाया हूँ, चुरा कर लाया हूँ समंदर से लहरों के गीत। मैं संगीत की महफिल सजा के लाया हूँ, मैं संगीत की महफिल सजा के लाया हूँ। बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि के पर्व अभी अभी विदा हुए हैं, लेकिन उनकी सुगंधी अभी भी हम सब की सांसों में रची बसी हुई है। और पास में ही झांझ, ढप और मृदंग की थाप पर होली की पदचाप भी सुनाई दे रही है। फागुन की इस फगुनाहट में संगीत के सुरीले रंगों से आप सभी को सराबोर करने के लिए आज हमारे संगीतकार भाई देश के भिन्न भिन्न भागों से राजधानी दिल्ली में पधारे हुए हैं। हम उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हम आगे बढ़ें, कार्यक्रम की ओर चले, उसके पहले स्वरात्मिका नामक इस संस्था से आपका परिचय करा दें। युवा पीढ़ी के प्रखर गायक श्री राम नारायण झा ने अपनी पत्नी कविता के साथ मिलकर 2 वर्ष पूर्व इस संस्था की स्थापना की थी। यह इस संस्था का पहला कार्यक्रम है जिसमें देश के वरिष्ठ संगीतकार भाग ले रहे हैं। समाज में अच्छे संगीत की चर्चा बनी रहे, संगीतकारों का मान सम्मान बना रहे, यही उद्देश्य है इस संस्था का। और चूंकि राम नारायण झा स्वयं एक अच्छे कलाकार हैं, राष्ट्रीय मंचों पर अपनी सफल प्रस्तुतियां दे रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रेष्ठता और सफलता में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए साधक फाउंडेशन के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और राम नारायण झा के लिए एक पंक्ति कहना चाहता हूँ। कठिन डगर है, कठिन डगर है, दूर है मंजिल, पर आगे बढ़ते जाना है। कठिन डगर है, दूर है मंजिल, आगे बढ़ते जाना है। हर मन में तुम्हें स्वर का लय का दीपक नया जलाना है। हर मन में तुम्हें स्वर का लय का दीपक नया जलाना है। मित्रों, आज हमारे बीच हमारे सौभाग्य से मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर देवेंद्र माझी जी उपस्थित हुए हैं। हम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करते हैं। माझी जी मंच पर आ रहे हैं और मैं उनका संक्षिप्त परिचय आपको दे दूं। उच्च प्रशासनिक अधिकारी श्री माझी जी हृदय से कला और संगीत अनुरागी होने के कारण स्पीक मैके सहित विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जुड़े रहे डॉक्टर माझी भारत सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के उद्देश्य को लेकर स्थापित डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के निदेशक पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। ये
IIT कानपुर, IIM अहमदाबाद, IIMC दिल्ली तथा IISS नीदरलैंड सहित ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी सहित अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कटक विश्वविद्यालय एवं एसोसिएशन ऑफ टीचर्स एजुकेटर्स द्वारा अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है डॉक्टर मांझी को उनके उच्च स्तरीय महत्वपूर्ण शैक्षणिक योगदानों के लिए। डॉक्टर देवेंद्र मांझी के सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक योगदानों के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए उन्हें इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं और श्री राम नारायण झा से अनुरोध है कि उन्हें लेकर मंच के बीचों बीच आवें। मांझी साहब, आपके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूँगा। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल थे फूल थे, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू, कांटों से भी आई खुशबू। मांझी साहब, थोड़ा सा आपको कष्ट दूंगा, यहीं पे खड़े रहने के लिए अनुरोध करूंगा। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि आज के इस आयोजन में शब्द और स्वर, साहित्य और संगीत एक साथ चलने वाले हैं, इसलिए सर्वप्रथम एक विद्वान लेखक डॉक्टर शुभ चंद्र मिश्र जी को भी मैं अब मंच पर आमंत्रित करता हूं। पंडित शुभ चंद्र मिश्र जी कुल परंपरागत ज्ञान प्रकाश के प्रवाहक, विद्वान, दार्शनिक, मौलिक चिंतक एवं सिद्ध हस्त लेखक हैं। इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकों का आज इस मंच पर लोकार्पण होने वाला है। दोनों पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में हैं। पहली पुस्तक है एन ओरिएंटल मिशन ऑफ ग्लोबल विजन। इसे आप विश्वकोशीय साइक्लोपीडिया कह सकते हैं। इसमें एक विश्व के पूर्व पश्चिम गोलार्ध के ज्ञान का संगम है, जो समस्त मानव व्यवसायियों की मनोकामना के लिए बहु उपयोगी है। इसमें विश्व स्तर पर संकट मुक्त समाज के लिए मौलिक ज्ञानाभ्यास के लिए अनेक प्रामाणिक उपाय बताए गए हैं। डॉक्टर शुभ चंद्र मिश्र जी की दूसरी महत्वपूर्ण कृति है एन ओरिएंटल इंफर सिस्टम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्मार्ट जस्टिस। इसमें आज से 1000 वर्ष पूर्व यानी 13वीं शताब्दी में मिथिलांचल के प्रखर नव्य दार्शनिक श्री गंगेशोपाध्याय जी के द्वारा अनुमान प्रमाण थ्योरी एवं प्रोग्रामिंग भाषा कौशल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के न्यूरल सिस्टम में अनुप्रयोग किया गया है। साथ ही कोर्ट के वाद विवाद में इस नई तर्क शैली के द्वारा आर्गुमेंट इंटेलिजेंस को विकसित करने के उपाय भी बताए गए हैं, जिससे न्यायोचित निर्णय करने में सुविधा हो। अपने ज्ञान के आलोक से पूरी दुनिया को संकट मुक्त और न्याय मुक्त विश्व का रास्ता दिखाने वाले इन दोनों महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक माँ सरस्वती के वरद सपुत्र डॉक्टर शुभ चंद्र मिश्र जी का हम करतल ध्वनियों के साथ अभिनंदन करते हैं। धन्य है आप और धन्य है आपका कार्य। तुम माँ शारदे के वरद पुत्र, तुम माँ शारदे के वरद पुत्र, तुम नव समाज के कर्णधार, विश्व समाज को दिया है तुमने जीवन दृष्टि का नव उपहार। याद रखेगा मानव भी तेरा यह अतुलित उपकार, तेरा यह अतुलित उपकार। और अब मैं चाहूँगा कि डॉक्टर देवेंद्र मांझी जी और शुभ चंद्र मिश्र जी के इस पुस्तक का लोकार्पण हो। इसके लिए मैं श्री डॉक्टर रामलोचन जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। डायरेक्टर नेशनल म्यूजियम, वो और उनकी पत्नी दोनों लोगों को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर संतोष कुमार नाहर, डायरेक्टर AIR न्यू दिल्ली को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर संतोष गुप्ता, सीनियर साइंटिस्ट।
डॉक्टर राजीव लोचन जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। आर्यमन शुक्ल जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। शुभोजीत बोस, आप भी कृपया मंच पर पधारें। पंडित आशीष सेन गुप्ता और श्रीमती कल्पना मिश्रा जी को भी मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है और पंडित डालचंद शर्मा जी को भी मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है। मैं पंडित विजय शंकर मिश्रा जी को भी इसी कड़ी में बुलाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। बोले जो आप गुरुजी करिए तो हम आपके साथ में हैं। तो अनुराग जी भी आ जाएं स्टेज पे और विशाल जी भी आ जाएं। और विशाल जी इंडिया टुडे ग्रुप से हैं तो थोड़ा सा परिचय भी बहुत बड़ा है। अनुराग जी आइए।
मैं डॉक्टर देवेंद्र माझी जी से अनुरोध करूंगा कि आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द अवश्य कहें इस मंच से। डॉक्टर देवेंद्र माझी जी। Namaskar, Shubh Sandhya, and welcome to this program this evening. In fact, this is an unique experience to have the blending of two things like the books and the book lovers and the music lovers. मेरा जितना इतना दिन तक एक्सपीरियंस है, इस ऑडिटोरियम में भी कई बार मैं अटेंड किया हूँ एज गेस्ट, एज म्यूजिक लवर। खासकर हमारा जो क्लासिकल म्यूज़िक है, आज जैसे इसका प्रदर्शन करेंगे आप लोग को सुनने के लिए मौका मिलेगा। और श्रीयुक्त राम नारायण झा जी से मैं बहुत दिन से मैं उनको जानता हूं, और कई सारे प्रोग्राम पे हमारा जो सान भाई सुबोध पाड़ी है, देन उनका साथ कई बार मैंने अपना संस्थान को, जब मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पे, देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHI में सर्विस करता था, उनको भी आमंत्रण में किया था। तो इनका जो साधन है क्लासिकल म्यूजिक है, सच आप लोग को सबको पता होगा क्योंकि आप लोग म्यूजिक लवर है। एंड मैं भी स्पीक में कैसे बहुत दिन से संपर्क हूँ, जड़ित हूँ, राइट फ्रॉम द इंसेप्शन डेज। हमारे संगीत दुनिया का किसी भी जगह पे जाइए, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जो एलिमेंट्स है वो कहीं नहीं मिलेगा। आप जाज देखिए, वेस्टर्न जाज देखिए, जर्मन जाज, स्विस जाज, कहीं भी जाइए, लेकिन हमारा जो शास्त्रीय संगीत का जो मूर्छना है, बेसिक एलिमेंट्स है, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अनुभव किया हूँ। मैं लगभग जैसे मिश्र जी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की इंट्रोडक्शन के दौरान बताते थे, मैं कई सारे देश भ्रमण किया हूँ, मोर देन 65 कंट्रीज, लेकिन हमारा जो शास्त्रीय संगीत का जो मूर्छना है, इस प्रकार का किसी भी जगह में अनुभव नहीं किया हूँ। और आज जो ये पुस्तक का विमोचन हुआ, इस संबंध में कहूँगा, आप देखिए जो जस्टिस सिस्टम, डिलीवरी ऑफ जस्टिस सिस्टम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जैसे ई कोर्स आप लोग को सबको पता होगा कि ई गवर्नेंस ऑल्सो, क्योंकि मैं गवर्नमेंट से हूँ तो इसलिए मेरा काफ़ी सारे एक्सपीरियंस है हमारा देश का और विदेश में भी, विभिन्न देश में भी जो गवर्नेंस है। तो ई गवर्नेंस हैज पेनिट्रेटेड टू एवरी कॉर्नर। तो इसीलिए इस पुस्तक में मिश्र जी उसका जब ससेंटली वो व्याख्यान करेंगे हमको पता चलेगा, लेकिन मैं जो एसेस कर रहा हूँ इसमें ई जस्टिस सिस्टम कैसे, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को ईज आउट किया होगा, इसमें शायद वो वर्णना किए होंगे। और मैं आप लोग को सबको ये प्रोग्राम पे आए हुए हैं, और ख़ासकर झा जी मुझे आमंत्रण किया है ये प्रोग्राम के लिए, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। थैंक यू। और अब मैं इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर शुभ चंद्र मिश्र जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं इस पुस्तक के विषय में बताने के लिए। तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर शुभ चंद्र मिश्र जी का। अस्तु। सभागार में उपस्थित मुख्य अतिथिगण एवं सम्मानित सज्जन वृंद, ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है आज के इस समारोह में, क्योंकि माँ सरस्वती जो पुस्तक वीणा धारिणी और वीणा वादनी दोनों के समन्वया देवी है, तो एक लगता है कि बहुत एक उत्तम संयोग से मंडित यह कार्यक्रम है। ज़्यादा समय की पाबंदी रहती ही है किसी कार्यक्रम में, उत्तरोत्तर और भी बहुत से कार्यक्रम हैं। तो
पहले ज्ञान से हम लोग पवित्र होते हैं, आत्मा और मन मस्तिष्क सभी पवित्र होता है। उसके बाद ज्ञान के विज्ञान में भी हम आनंद या परमानंद का अनुभव करते हैं। ये जो पुस्तक है वर्तमान में जो प्रस्तुत जिसकी चर्चा की गई है, ये आज से 1000 वर्ष पहले एक मिथिला के बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक थे, महाउपाध्याय गंगेश उपाध्याय। तो उन्होंने जो ये जो थ्योरी है जिस पर ये फंक्शन करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस थ्योरी का डिस्कवर या इन्वेंशन किए थे। तो इसमें क्या है कि एक इन्फेरेंस थ्योरी है इंडियन फिलॉसफी में, वही इन्फेरेंस थ्योरी के आधार पर जो न्यूरल सिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में, जो जिसको डीएल या डीप लर्निंग कहते हैं, वह न्यूरल थ्योरी जो है वह इन्फेरेंस का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस पर वह आधारित है। क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञान का तो ट्रांसलेशन हम लोग नॉलेज करते हैं अक्सर, हाँ, लेकिन जो ज्ञान भारतीय दृष्टिकोण से जिसको ज्ञान कहा जाता है वह नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो इंफॉर्मेटिव नॉलेज आजकल लोग समझते हैं नॉलेज से, लेकिन नॉलेज जो है सो उसका मेंटल से कनेक्शन है, तो उसको कॉग्निशन हमको कहते हैं, जिसको प्रज्ञा कहते हैं हम लोग भारतीय भाषा में। तो नॉलेज का जो मीन्स है, जो सोर्स है, वह 4 उसका पहलू है। एक है आपको प्रत्यक्ष से, जिसको परसेप्शन कहते हैं, और दूसरा होता है इन्फेरेंस से, जिसको अनुमान कहते हैं, और तीसरा होता है एनालॉजी, जिसको उपमान कहते हैं, कंपैरिजन कहते हैं, और चौथा होता है एफर्मेशन, जिसको निगमन कहते हैं। तो ये 4 जो साधन है ज्ञान के, तो उसी का जो सेकेंड स्टेज है इन्फेरेंस जिसको कहते हैं, जिसको अनुमान प्रमाण कहते हैं हिंदी में, वही फंक्शन करता है इस न्यूरल सिस्टम में। वो कैसे फंक्शन करता है, जैसे ज्ञान, यदि मान लिया आप दिल्ली में हैं और आप कलकत्ता की बात कर रहे हैं, तो कलकत्ता का शहर आपने देखा नहीं है, वहाँ का कोई भी इमारत देखा नहीं है, लेकिन कोई आदमी जो कहे कि दिल्ली में ये जो महल है, इस महल के आधार पर ही कलकत्ता का वो महल है, तो वहाँ कंपैरिजन किया जाता है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होती है। और तीसरी बात है कि जहाँ हमारा प्रत्यक्ष, हर एक जगह तो जा नहीं सकते हैं, पहुँच नहीं सकते, हर एक चीज़ को देख देख करके हम ज्ञान नहीं करते हैं। तो ये जो अनुमान के आधार पर जो किया जाता है, उसके भी 5 स्टेज हैं। उसमें एक है प्रोपोजिशनल लैंग्वेज, जो हमको आउटपुट लेना है किसी चीज़ का, और दूसरा है आपको इलस्ट्रेशन है, उदाहरण के आधार पर, जिसको हम प्रत्यक्ष के आधार पर हम उदाहरण से समझते हैं कि ये इस आदमी ऐसा है, जो आदमी बम्बई का है, ऐसा आदमी है, तो वह है एक उदाहरण। और उसके बाद जो होता है, उसके बाद निगमन होता है, जो जिसका कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं। तो ये जो एक एक्सपेरिमेंट है, ये 5 टाइप का जो एक्सपेरिमेंट है, उसी आधार पर हम जो है सो अनुमान का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और अनुमान में हमको गलत नहीं हो या रॉन्ग कंसेप्शन या रॉन्ग डाटा नहीं मिले, इसके लिए हम उस डिफरेंट थ्योरी से उसको टेस्ट करते हैं। लेकिन बात है कि जो शब्द यहाँ से जो जो भी ज्ञान चले, चाहे मुगल के टाइम में या ब्रिटिश के टाइम में, जो भी हम लोग का जो प्रॉपर्टी था या इंटेलेक्चुअल इंडोमेंट जो कुछ भी था, वो यहाँ से चला गया दूसरे जगह, और उन लोगों ने इसको अपने लैंग्वेज में वो जो माने इसको ट्रांसलेट करके या जैसे करके उसको रिनोवेट करके समझिए, या इनोवेट करके उसको जो है सो ग्लोबलाइज जो है सो पब्लिश कराया। लेकिन वो सारे ज्ञान जो है सो यहाँ से हुआ है। जैसे मान लिए उसमें एक हेतु भी है, जिसको रीजन कहते हैं। किसी काम का किसी जो रिजल्ट पर हम जाएंगे, और आप देखते होंगे कि कोई भी जैसे मान लीजिए डायग्नोज करते हैं किसी मेडिकल साइंस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, या कोई भी हम नॉलेज प्राप्त करते हैं,
तो उसका ऑलरेडी फीड रहता है। ऐसा नहीं है कि मशीन उसमें बन गया है ऑटोमेटिक मशीन फंक्शन करता है, ऐसी बात नहीं है। उसमें ऑलरेडी सभी डाटाएं फीड रहती है। तो अनुमान का भी यही उसका डिफिनीशन है कि जो चीज़ हमने प्रत्यक्ष देखा है उसी के आधार पर हम जो है सो अनुमान की ओर प्रोसीड करते हैं। तो जो ऑलरेडी फीडेड है उसी के आधार पर हम जो है सो रिजल्ट या इनपुट देते हैं। जो कहता है इनपुट टू आउटपुट कम्युनिकेशन जो होता है वह जो इंटेलिजेंस में होता है वो हमारा जो मेंटल इंटेलिजेंस, आप लोग भी समझते होंगे जैसे बायो टूल्स इसको नाम दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, या ह्यूमैनाइट्स का भी कह सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वह ब्रेन का जो भी पार्ट्स हैं वह जो फंक्शन करता है उसी का जो सिमुलेशन है, अनुकरण जो है सो हम ये मशीन के माध्यम से उसी को का अनुकरण करते हैं। तो बात बहुत सी और भी बात टाइम टेकिंग है, लेना लग सकता है। तो मैंने सोचा कि ये जो हमारा जो एक ज्ञान का समझिए धरोहर है या भंडार है जो 1000 साल पहले जिसका डिस्कवरी हो गया था, तो उस बात को हम क्यों नहीं ग्लोबलाइज उसको प्लेटफार्म पर दें कि भाई ये जो अभी जो इन्वेंशन हुआ है या जो भी मैंने स्मार्ट इंटेलिजेंस या नॉलेज कहते हैं वह इंटेलिजेंस जो है सो ऑलरेडी इन्वेंटेड था। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ से सो करीब 60,000 मैन्युस्क्रिप्ट जो है सो यहाँ का ओरिएंटल साइड का, ओरिएंटल मीन्स होता है जैसे वेस्टर्न होता है ना, ईस्टर्न जिसको कहते हैं, जैसे ग्लोब है तो उसका दो होता है, एक हेमिस्फेयर दो है उत्तरार्ध, अति पश्चिम और पूर्व दोनों उत्तरार्ध है। तो हमारा जो वेस्टर्न नॉलेज ओरिएंटल नॉलेज है वह उस ओरिएंटल नॉलेज को मिस इंटरप्रेट करके या उसको अब मैंने समझिए कि उससे क्या कहेंगे मतलब उसका सिमुलेट करके अनुकरण करके जो है सो अभी मैंने पूरे ग्लोबलाइज में उसका प्रसारण ये समझिए कि एडवर्टाइज की ब्रॉडकास्टिंग किया गया है। तो क्यों नहीं हम हमारी जो मेंटल इंडोमेंट्स है या इंटेलेक्चुअल इंडोमेंट्स है उसको हम क्यों नहीं हाईलाइट करें या क्यों नहीं एक्सपोज करें, ताकि लोग समझे कि नहीं हमारा भी एक समय में एक इस तरह से ज्ञान का था जिसको हस्तप कर दिया गया। तो इन सारी बातों को लेकर के मैंने सोचा है कि एक ग्लोबल प्लेटफार्म पर इस तरह का एक रिडल्स जो है सो दिया जाए और जिस पर आगे भी उस पर रिसर्च की ज़रूरत है। ये तो इनिशियल स्टेज का है, तो और भी रिसर्च के जो इच्छुक होंगे या जो भी इसके इंक्विजिटिव सेंस में जिसको ये करना चाहेंगे वो और भी इससे आगे हो सकता है। तो इन सारी बातों को जैसे मेरा एक ये तो इस सेकेंड बुक के लिए है और फर्स्ट बुक जो मेरा है एन ओरिएंटल मिशन फॉर ग्लोबल विजन, वह एक इंसाइक्लोपीडिया टाइप का बुक है, क्योंकि उसमें जितना भी नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है, चाहे साइंस का, टेक्नोलॉजी का, ह्यूमैनिटीज़ का, कॉमर्स का, जितना भी ज्ञान है उस सारे ज्ञान का एसिमिलेट किया गया है और वो कहाँ कहाँ वो डिफ़र करता है ग्लोबल प्लेटफार्म पर और क्यों डिफ़र करता है, इस सारी का काउज जो है सो रीज़न उसमें डिटेल करके एक्सप्लेनेशन उसका किया गया है, ताकि लोग समझे कि भाई हम क्या थे, हमारे पास में भी बहुत चीज़ था लेकिन किसी कारण से विडम्बना से तो होता ही रहता है, इरनी ऑफ टाइम्स है, ऐसा ही होता रहता है। लेकिन हम अपने को भी गौरवान्वित समझे बीइंग इंडियंस के लिए कारण से, इसलिए मैंने वैसा ही बुक लिखा है और उसी के पैरेलल में मैं ये दूसरा बुक जो है सो वो भी लिखना चाहा है कि जो भी टेक्नोलॉजी साइंस है वो हमारा भी उसका बेसिक जो रेडिकल थ्योरी है वो हमारा ही थ्योरी है, उसी पर वो फंक्शन कर रहा है। और कैसे कर रहा है फंक्शन, कैसे उसका इंजन, उसमें एक पार्ट है जिसका नाम है इन्फेरेंस इंजन, उसको कहा गया है, उसको ये वे लोग भी करते हैं, वेस्टर्न के जो स्कॉलर है वो भी उसको नाम देते हैं इन्फेरेंस इंजन है। लेकिन इन्फेरेंस क्या चीज़ है वो हम लोग को समझने में नहीं दिया कि भाई कौन चीज़ नहीं है, तो वहाँ जो कह रहा है उसको हम ब्लाइंडली जो है सो एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके फॉलोअर्स हैं, अपना जो कहता है उसको मान लेते हैं। लेकिन वो जो इन्फेरेंस है जो फंक्शन करता है वो हमारे यहाँ का देन है, जिसको वह 13वीं शताब्दी में जो है सो गंगेश उपाध्याय ने इसको इन्वेंट किया था। तो बात कहने की बहुत सी है, क्योंकि ये तो कम समय में मिनटों में ये बात सारी आपको फॉलो करने में तो दिक्कत होगी ही, लेकिन जिज्ञासु जो होंगे उसके लिए
मैं ये आग्रह करूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा कि वे भी समय दे करके और बुक को पढ़ें और उसका जो है सो देखें जो क्या प्रॉब्लम है नहीं है, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ है, तो और सारी बात जो है सो लीजर टाइम में या ऑफ टाइम में हम मदद कर सकते हैं यदि कोई चाहे इस तरह से ना कोई नॉलेज गेन करना। या कभी क्वेश्चन तो अनेक हो सकती है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, लेकिन खैर तो भी तो मैंने एक इसका एक समझिए कि एक हिंट दिया है कि इस तरह से इसका किया है और डिटेल जो है से इसका कैसे फंक्शन करता है वही मैंने बताया है कि न्यूरल सिस्टम जो डीएल है, जो एमएल का जो डीएल है, डीप लर्निंग जिसको आप लोग भी देखते होइएगा, जब आर्टिफिशियल का जब उसको डिटेल कहीं डिस्क्रिप्शन या जो कुछ भी डेलिनेशन होता है तो वह इन्फेरेंस इंजन में जो न्यूरल सिस्टम है वह न्यूरल सिस्टम इन्फेरेंस के का जो थ्योरी है उस थ्योरी से वो फंक्शन कर रहा है। तो तब तो ये बात लाजमी है ना, जो मेरा जो थ्योरी है उससे इसको अटैचमेंट करके उसको माने ज़्यादा अपना एडवांसमेंट उसका रिसर्च करके बनाया गया है, दिया गया है। और ये बहुत सारी बातें हैं जो हमारे यहाँ का जो ज्ञान है। और इसका एक बहुत लोएस्ट हम एग्जाम्पल देते हैं, बहुत लोएस्ट एग्जाम्पल जिसको मैंने लिखा है, हालांकि वो 10 लाइन हिंदी में है लेकिन जो कुछ भी लिखा है इसलिए हिंदी में लिखा है कि सभी आदमी उसको नॉलेज, मैंने इंग्लिश में दोनों लिखा है इसलिए कि ग्लोबलाइज इसको प्लेटफॉर्म पे इसको रखा जाए, क्योंकि हिंदी में या बंगाली में या उड़िया में या किसी में लिखे तो रीजनलाइज हो जाता है, एक रीजन में रहता है, दूसरा क्या वो कहा नहीं कहा इसका कोई नहीं रहता है, मतलब ठीक से मैं इसको नॉलेजेबल। तो मैंने इसीलिए दोनों पुस्तक अंग्रेजी में लिखा है इसलिए कि इंग्लिश का नाम तो ग्लोबलाइज होगा इसके कारण से, तो सभी लोग समझेंगे ये बात जो मतलब क्या असलियत बात थी और क्या अभी बात हो रही है। और इसका जो लोएस्ट उदाहरण हम देते हैं जैसे किचन में, तो किचन का मतलब तो अभी तो गैस सिस्टम हो गया है। अभी जो ग्रोन अप जो यंग जनरेशन समझते हैं किचन का मतलब गैस है, लेकिन आप 50 साल पहले की बात कीजिए, 100 साल पहले की बात कीजिए, उस टाइम जिसमें लकड़ी से होता था, किचन में लकड़ी से जलावन का काम होता था, तो उसमें यदि आप चावल दिए, उस समय कुकर का नहीं था, आविष्कार नहीं था, तो कोई बर्तन में ही करता था ना चावल। तो चावल जब आपको 10 मिनट 20 मिनट जब उसको हम लौ दिए अपना वो जला, तो क्या जितना भी चावल है, मान लिया 200 चावल है उसमें, मान लिया ½ किलो चावल है, बहुत अब रफली एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, क्या है इन्फेरेंस। तो यदि मान लिए कि उसमें 1 किलो चावल है तो 1 किलो चावल में 1000 चावल का पीस होगा, मान लीजिए एक तो हम अंदाज करते हैं, तो क्या आपने कभी 1000 चावल को टेस्ट किया? ऐसा संभव है कि 1000 चावल को टेस्ट करेगा, टेस्ट करके सब चावलें समाप्त हो जाएगा? तो उस टाइम में वो जो थ्योरी था, उस थ्योरी कारण से हमने उसको डील किया कि एक ही चावल से, एक ही सैंपल से, उसको रैंडम सोलो सिस्टम कहते हैं, एक ही चावल से मैंने सभी चावल पे अनुमान कर लिया कि एक चावल यदि सिद्ध है तो मैंने फुली बॉइल्ड है, तो सभी चावल जो है सो फुली बॉइल्ड होंगे। वहाँ मैंने ऐसा कोई परसेप्शन करके नहीं देखा है कि मतलब प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष तब होता कि जब सब चावल को हमने टच करते तब, तो वहाँ प्रत्यक्ष तो संभव नहीं है, वहाँ अनुमाने से संभव है। तो एक तो मैंने लोएस्ट लेवल का मैंने उदाहरण दिया है कि उसको क्लियरली समझने के लिए। अब उसके बाद और भी उसके डेवलप बहुत सारे थ्योरी है, तो ये बात है, लेकिन समय की पाबंदी के कारण से मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मतलब आगे का जो कार्यक्रम है उसको भी, उसका भी रसास्वादन किया जाए, क्योंकि सद्य प्रीत करोड़ आगा है, तो उसका भी रसास्वादन हो। अस्तु। जय भारत, जय देव।